अखंड प्रताप शाही, क्या बात, सिंह, अच्छा शाही लिखा है, ओह माय गॉड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अखंड प्रताप सिंह, नाम आपका बहुत अच्छा है, अखंड प्रताप। और आप स्कूल एज के, एक बार माइक दीजिएगा। आप स्कूलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार आप देख ही रहे हैं, लगातार सेशंस का दौर जारी है। और लगातार क्या है कि मैंने अभी अवनीश जी से भी ये सवाल किया कि स्कूली शिक्षा को लेकर, क्योंकि बेस जो होता है वो शिक्षा होती है, उसके बाद तमाम चीजें आती हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे एक आईएएस अफसर हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, या कोई भी व्यक्ति, वो सबसे पहले जो शुरुआती दौर होता है वो स्कूलिंग होती है। अब स्कूलिंग के लिए मेरा सवाल ये है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ इस सरकार आने के बाद स्कूली शिक्षा में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत 24 चैनल को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद देना चाहूँगा शिशिर अवस्थी जी आपको, सुमित अवस्थी जी आपको। मैं अखंड प्रताप सिंह, वाइस प्रिंसिपल गार्डेनिया पब्लिक स्कूल कल्याणपुर से हूँ। और आपके प्रश्न का अब मैं उत्तर देना चाहूँगा कि सर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्कूल की सबसे बड़ी नींव होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम बच्चों को वो सारी मौलिक सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए आगे चल के सारी मूलभूत सुविधाओं को उनको और अच्छा बनाकर भविष्य की नींव के लिए हम उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। किसी भी विद्यालय के लिए, किसी भी स्कूल के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आगे की शिक्षा को कैरी ऑन कर सकें। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि हमारे इस सरकार में एनईपी लागू हुई, जो कि 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिससे हम सब अवेयर हैं। उसका सबसे बड़ा मूलभूत ढांचा ही यही था 5+3+3+4, जिसका कहने का एक मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपका जो पहला 5 साल रहेगा वो रहेगा आपका एक फाउंडेशनल स्टेज किसी बच्चे का, और फाउंडेशनल एक तरीके से उसका इंफ्रा ही हुआ बच्चे का। जो तीसरा स्टेज है उसका 3 साल का, वो उसका जाता है प्रिपरेटरी स्टेज में। उसके बाद जो तीसरा स्टेज यानी 3 साल का और जाता है, वो जाता है मिडिल क्लास स्टेज में। और आखिरी के बच्चे जो 4 साल, उसके 4 इयर्स का रहता है स्टेज, वो रहता है आपका सेकेंडरी क्लासेस का। तो एक तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनईपी ने जो लागू किया है इस बार 29 जुलाई 2020 से, हमारी शिक्षा को लेकर मैं कह सकता हूं कि इस सरकार ने जिस तरीके से इस एनईपी को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश करी है, हम आने वाला भविष्य में आपको गारंटी से कह सकता हूं, जो आपका मुख्य मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, हमारे बच्चे सच में आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। क्या बात है, बहुत जरूरी बात कही। और हमारे बीच प्रतिभा शुक्ला जी हैं, आप मंत्री हैं सरकार में, काफी लेट हो गए, कोई बात नहीं, सेशन जारी है, अभी भी कार्यक्रम लगातार जारी है और हम आपको भी सुनेंगे। स्कूली एजुकेशन में आपका संस्थान कहाँ, किस दिशा में काम कर रहा है और उसको बेहतर बनाने के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, यहाँ तक कि आपको भी, माननीय मंत्री जी को, मैं सबको ये निमंत्रण जरूर देना चाहूंगा कि एक बार हमारे विद्यालय में आकर आप जरूर भ्रमण करिए। हमारे लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है स्कूल के अंदर तो वो है सुरक्षा। सुरक्षा हर उस बच्चे की जो वहां पीजी का बच्चा पढ़ रहा है और हर उस बच्चे की जो वहां 12th कर रहा है। सबसे बड़ा तो हमारी सरकार ने एक बड़ा, सबसे बड़ा आपने देखा होगा, एक सबसे बड़ी एक लाइन बोली गई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारी डायरेक्टर महोदय श्रीमती नीलम द्विवेदी जी और हमारे डायरेक्टर सर श्री सौरभ द्विवेदी जी, जिनका सबसे बड़ा रोल मॉडल ये है कि कुछ भी हो जाए स्कूल में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बच्चे की सुरक्षा से किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। यहां तक कि अगर आप मैं आज से 2 दिन पहले की बात करता हूं, 15 फरवरी को, इसी 15 फरवरी से हमारे विद्यालय को सर 10 साल पूरे हो गए। क्या बात है। और इस 10 साल में हमारे दोनों डायरेक्टर्स की मेहनत का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आज हमारे पास में 5000 बच्चे हैं। क्या बात, जो एक किसी भी बड़े स्कूल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सर। और इस तरीके से, जिस तरीके से दिन रात वो मेहनत करते हैं, ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि हमारा जब सेना, एक कहावत आपने देखी होगी कि जब आपका राजा ही ताकतवर होगा और दिन रात वो संघर्ष करेगा, तो सेनापति हम जैसे लोगों का और सैनिकों का उत्साह और बढ़ेगा। और हम लोग भी निरंतर उन्हीं की तरह मेहनत करके इस विद्यालय को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। सिंह साहब युवा हैं आप, और युवाओं का, मैंने कहा कि सिंह साहब युवा हैं आप, और युवाओं का जो कर्तव्य होता है वो होता है कुछ अलहदा सोचना। बिल्कुल सही सर। अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलहदा क्या है?
सर सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि जो बच्चा किसी भी तरीके से वीकेस्ट फॉर्म में है, कमजोर वर्ग में, कमजोर वर्ग का मतलब है शिक्षा में अगर कमजोर वर्ग में है, तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि वो बच्चे को पहले हम बोलने का तरीका, उसके वर्क कंप्लीशन का तरीका, यहां तक कि अगर हम शिक्षा की भाषा में करें तो असेसमेंट शीट्स, उसके ओरल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरल्स। हमारे 2 ब्रांचेस हैं, उन दोनों ब्रांचेस में हम बच्चों के बीच में एक ओरल का बहुत अच्छा कंपटीशन कराते हैं, जिसमें बच्चे स्वयं से अपने क्वेश्चन पूछते हैं अपने दोस्तों से, और वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट कंपटीशन होता है। ज्यादातर स्कूलों में आपने देखा होगा, शिक्षक गया, पढ़ा के आया, क्लास हो गया, टेस्ट हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, बच्चे का काम खत्म, मार्क्स दे दिया, उसका कैरियर बन गया। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हर एग्जाम से पहले उसका ओरल होता है, और ओरल वो भी खुले एक ऑडिटोरियम में। उस ऑडिटोरियम में दोनों स्कूलों के बच्चों के बीच में जब ओरल्स होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, और उससे भी बड़ा ये पता चल जाता है हमारा प्रोसेस कि कहाँ टीचर भी हमारा मेहनत कर रहा है। हमें ये भी कहीं से चीजें हम मतलब एक तरीके से आप समझ जाइए कि हम ये समझते होंगे कि वो टीचर मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसका हर बच्चा उसके आंसर देने में सक्षम है, इसका मतलब वो मेहनत कर रहा है। और उसके बाद में हमारे जस्ट उसके बाद में एग्जाम्स लग जाते हैं सर। इस तरीके से हम दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। कोरोना के बाद लगातार एड ऑन जो हुआ वो टेक्नोलॉजी एड ऑन हुई है ना, तो क्या मानते हैं ये इस टेक्नोलॉजी की वजह के कोई दुष्परिणाम है या इसके बहुत सारे फायदे हैं? क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि यार बच्चे पहले ही फोन बहुत चला रहे थे, अब तो पढ़ाई भी फोनों पे हो गई, तो जब मैं पूछती हूँ या पूछता हूँ कि क्या कर रहे हैं, बोले पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये खामी मानता हूँ टेक्नोलॉजी की, या आप बेहतर समझाएंगे इसको? सर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोरोना के पहले का समय और कोरोना के बाद के समय में जमीन आसमान का फर्क आया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी एजुकेशन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पोस्ट कोविड और एक प्री कोविड में। और ये इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये रहा कि जो भी ये एक ऐसी महामारी आई जिससे कोई नहीं बचा सर, उस कंडीशन में जब हमारे पास में मैं ये भी कह रहा हूं कि एक हमको टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई चीज सीखने को मिली कि हमारे बच्चे भी ऑनलाइन और टीचर भी ऑनलाइन पढ़ा सकता है, जिसके बारे में आज तक हम लोग जागरूक नहीं थे। हम नहीं, पूरे इंडिया की हम बात कर सकते कि कोई भी इस तरीके से जागरूक इतना नहीं था। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से कोरोना के बाद में बच्चों की पढ़ाई का महत्व ऑनलाइन शिक्षा पे ज्यादा पूरी तरीके से डिपेंड हो गया, मुझे लगता है कि वो उतनी देर तक सीमित था। लेकिन आज के टाइम पे अगर अब आप बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि अब उनको इतना, टेक्नोलॉजी एक अलग चीज है सर, वो फायदेमंद है, लेकिन उसके दुष्परिणाम ज्यादा हैं, क्योंकि वो उस काम या होमवर्क के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से उसका मिसयूज जरूर करेगा। क्या बात है सिंह साहब, बहुत मजा आया। थोड़ा समय की आज थोड़ा कम समय है, अगली बार आपके बाद फिर बैठेंगे, क्योंकि हमारा दौर कारवां चलता रहेगा, कभी लखनऊ कभी आगरा, और हम चाहेंगे कि आप आए वहां पर, क्योंकि आपके विचार युवा हैं, आपके विचारों में स्कूली शिक्षा का एक बेहतर दृष्टिकोण दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।